अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। अच्छा जी, तो आप लोग को पता है कि रमज़ान के दिन चल रहे हैं और मैं आप लोगों के साथ अभी रमज़ान के व्लॉग्स ही शेयर कर रही हूँ। तो रमज़ान के दिन वैसे ही बहुत छोटे हैं क्योंकि ये रमज़ान सर्दियों में आए हैं और बहुत सारे ढेरों काम होते हैं जो तकरीबन शाम तक ही चल रहे होते हैं, क्योंकि सहरी के बाद जब नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होके सोते हैं ना, तो उठते उठते तकरीबन 12 साढ़े 12 बज जाते हैं और फिर इसके बाद मैं घर के कामों पे लगती हूँ। तो ऑलमोस्ट है ना, डेली एक ही रूटीन होता है कि सबसे पहले उठने के बाद जो है ना, वो मैं बेडिंग करती हूँ, मतलब बेड को प्रॉपर्ली सेट कर लेती हूँ। क्योंकि अगर बेड सेट हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि कमरा एकदम से बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। अच्छा, इस कमरे में ना विंडो है, लेकिन मैं उसको ज़्यादातर खोलती ही नहीं हूँ क्योंकि ये विंडो है ना, जैसे हमारी रेगुलर एक विंडो होती है ना जो हम साइड से खोलते हैं, वैसी वाली नहीं है। ये नीचे से खुलती है और ऊपर की तरफ जाती है। और मेरी कैट्स है ना, वो इस विंडो पे जाकर अक्सर बैठ रही होती है, तो मैं इसको खोलती नहीं हूँ। और हम लोग रहते 10th फ्लोर पर है, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि यार ये अल्लाह ना करे गिर ना जाए या उन्हें समझ ना आए, तो मैं विंडो खोलती नहीं हूँ, बस सफाई करती हूँ। और बहुत रेयरली कभी मैंने शायद इन 1 डेढ़ सालों में उसे खोला होगा। तो बस इसीलिए कमरे में मैं बहुत ज़्यादा खुशबू कर रही होती हूँ। बंद कमरे में आप लोग को अंदाज़ा है ना, एक अजीब सी स्मेल सी रह जाती है, और उस वक्त जब सारा वक्त एसी चल रहा हो सर पे। और ये मैंने ना बेडशीट्स और कंफर्टर कवर वगैरह सब वॉश किए थे, तो बस इन सब चीज़ों को समेट के रख रही थी क्योंकि वक्त पर अगर सारा काम साथ साथ कर लिया जाए ना, तो काम जो है ना वो जमा नहीं होता है। और ये मैंने डाइनिंग टेबल का जो रनर निकाला था, इसको भी वॉश कर लिया था क्योंकि काफ़ी टाइम तक ये बिछा हुआ था और काफ़ी सारे जो छींटे वगैरह थे ना, इस पर गिरे थे। लेकिन ये वॉश होने के बाद बिल्कुल एकदम से नए जैसा हो गया। बस सब चीज़ों को है ना प्रॉपर्ली फ़ोल्ड कर लिया था और फिर कबर्ड में जाके रख दिया था। और इसके बाद जो है ना, बारी थी ये डाइनिंग टेबल की, जो हमेशा मैस हो जाता है। मतलब इसको अगर एक दिन छोड़ के एक दिन भी साफ़ करो ना, तो इतना मैस हो जाता है। क्योंकि आप लोग को पता है कि दुबई में अभी थोड़े से हालात मतलब अजीब से है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब सेफ़ है। बट हर चीज़ को मैंने तैयार रखा हुआ था। जैसे मेरे कैट का फूड है कि अल्लाह ना करे अगर हमें कहीं जाना पड़े ना, तो सारी चीज़ें जो है ना रेडी रहे। इसी तरह से हम लोगों ने अपने पासपोर्ट्स और अपने जो बैग्स है ना, उन सबको रेडी रखा हुआ है जो इमरजेंसी के लिए यूज़ होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दुबई गवर्नमेंट बहुत अच्छे से काम कर रही है और वी ऑल आर सेफ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बट ये है कि हम इंसान हैं, थोड़ा सा डर तो लगा ही रहता है, लेकिन फिर भी आई सल्यूट दुबई गवर्नमेंट, जिन्होंने मतलब सिविलियंस पर बिल्कुल भी आँच तक नहीं आने दी है। मतलब इतने बड़े वाक़ये के बाद भी दुबई जो प्रॉपर्ली रन कर रहा है ना, वो वैसे ही कर रहा है। लाइक हर ग्रोसरी शॉप्स खुली है, मार्केट्स खुली है, हर काम। हाँ, इन्होंने बड़े लेवल्स पर जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ है, ऑफिसेज़ है, उनको बंद कर दिया है, वर्क फ्रॉम होम दे दिया है। लेकिन जो है मार्केट्स है, ग्रोसरी शॉप है, लाइक ट्रैफिक है, वो सब नॉर्मल रूटीन के हिसाब से चल रहा है। और अगर यही चीज़ मैं पाकिस्तान को देखूँ ना, तो अगर पाकिस्तान के एक छोटे से इलाके, मतलब कराची के एक छोटे से इलाके में भी कुछ होता है ना, तो पूरे कराची को बंद करा दिया जाता है। और इतनी टेंशन्स होती है कि घर से निकलने में भी डर लगता है। बट बहरहाल हर मुल्क की अपनी एक कहानी है, लेकिन दुबई इज़ द ग्रेटेस्ट कंट्री और सेफेस्ट कंट्री अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये जो आप लोगों ने कार्टन देखा ना, ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था अपने किचन में सेट करने के लिए। किचन में आप लोग अक्सर देखते हो कि मेरे काउंटर पर जो है ना, वो काफ़ी चीज़ें मैस हुई हुई होती है। तो इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट व्लॉग में अनबॉक्सिंग करेंगे और इसको पूरा किचन में मैं किस तरह से सेट करती हूँ ना, वो दिखाऊंगी। और ये जो है ना प्रॉपर क्लीनिंग वगैरह, डस्टिंग वगैरह, ये मैं अक्सर करती रहती हूँ क्योंकि कैट्स है ना इधर उधर बैठ रही होती है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत साफ़ सुथरी होती है और अपना ख्याल हमसे ज़्यादा रख रही होती है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा होता है कि नहीं, डस्ट वगैरह भी बहुत आती है। आजकल मौसम ज़रा सा ठंडा है ना, अच्छा है, अभी वैसी वाली गर्मियाँ नहीं आई है, तो मेरा जो डोर है ना वो भी खुला रहता है, तो जिसकी वजह से डस्ट वगैरह भी आती रहती है। बस तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे मैं ये डोर ओपन करती हूँ और दोपहर के तकरीबन 3 साढ़े 3 तक मैं इसको बंद कर देती हूँ क्योंकि उस वक्त है ना मेरी कैट्स को सोना होता है। 2 ढाई बजे के बाद बस ये कभी भी सो जाती है। और बस जब ये सो जाती है ना, तो मैं वहाँ पर हॉल को अच्छे से क्लीन वगैरह करने के बाद अंधेरा ही कर देती हूँ ताकि वो सुकून से सोती रहे। और इसके बाद मैं बेडरूम में आ गई थी। आयरन से ना काफ़ी सारे कपड़े आए थे और पिछले जो 3 4 दिन है ना, वो बड़े ही मतलब मेंटली डिस्टर्ब गुजरे थे। जो स्टार्ट के डेज़ थे, मैं उसकी बात कर रही हूँ, जब मिसाइल अटैक्स हो रहे थे, तो एक बहुत ज़्यादा खौफ था। तो जो भी चीज़ें हो रही थी ना, ना काम में इतना दिल लग रहा था, ना कुछ काम हो पा रहा था। बस इस तरह की न्यूज़ें वगैरह सुन के बहुत ज़्यादा घबराहट थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और देखते गए हम लोग कि दुबई इतने अच्छे से डिफेंस कर रहा है, हर चीज़ को, हर चीज़ के लिए फ़ाइट कर रहा है, तो बस एक तसल्ली सी हो गई। तो बस ये सारे कपड़े ना, मैंने सोचा कि अब इनको
प्रॉपरली जो है ना ड्रेस बना बना के रख दूँ, क्योंकि शॉपर में ना अलग अलग पैक थे, तो किसी का ट्राउज़र अलग था, किसी का शर्ट अलग था। तो जब खोलना हो या कपड़े पहनने हो ना तो फिर वो सारी शॉपर खोल के बिखरना था। तो मैंने सोचा पैर बना के ही रख लेती हूँ कि जब भी कपड़े पहनने हो गए ना तो आसानी के साथ मैं निकाल सकती हूँ। और घर में पहनने के लिए जो है ना मेरे कपड़े अलग होते हैं, और जो मैं शूट में मतलब दुपट्टे के साथ पहनती हूँ वो कपड़े अलग होते हैं। तो वो सारे आयरन वगैरह करवा के ना उन सबको पैर बना के मैं अलग ही रख देती हूँ। और यहाँ पर है ना इस्त्री का बिल देने से बेहतर है कि हम लोग कपड़े जो है ना बाहर से आयरन करा ले। आई थिंक 1 दिरहम का एक कपड़ा होता है, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, क्योंकि एक साथ काफ़ी सारे कपड़े जाते हैं ना तो वो एक साथ ही बिल आ जाता है। तो मैंने कभी गौर भी नहीं किया कि मतलब एक कपड़े का क्या लगता है। आई थिंक 1 दिरहम ही लगता है, लेकिन अगर पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो डेफिनेटली 1 दिरहम बहुत है। लेकिन अगर मैं दुबई की अर्निंग के हिसाब से या दुबई के खर्चों के हिसाब से देखूँ ना तो 1 दिरहम कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर यही कपड़े मैं घर में इस्त्री करती हूँ, एक तो मेहनत भी है और सेकेंडली साथ साथ बिल भी अच्छा खासा आ जाएगा। अब तकरीबन 4 साढ़े 4 वाला टाइम हो चुका था। लाइक घर के सारे कामों से मैं फ़ारिग हो गई थी और बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गई थी। तो बस मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि अब इफ्तार की तैयारी करनी थी। सबसे पहले मैंने सोचा मैं चूल्हे को, स्टोव को साफ़ कर लेती हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि काफ़ी ऑयल के छींटे वगैरह गिरे हुए थे। रेगुलर बेसिस पे वैसे तो ये साफ़ होता है, लेकिन एक दिन पहले जो है ना वो बिल्कुल भी मैंने साफ़ नहीं किया था। तो सोचा चलो आज अच्छी तरह से इसको डीपली क्लीन कर लेती हूँ, ताकि किचन जो है ना मतलब स्टोव जो है ना वो प्रॉपरली साफ़ हो जाए। बस स्कॉच ब्राइट और डिश वॉशिंग जो लिक्विड होता है ना उसी से मैंने इसको अच्छी तरह से रगड़ लिया था, और एक ड्राई कपड़ा लेकर मतलब थोड़ा सा गीला कर लिया था उसको, और उससे अच्छी तरह से पोंछ लिया था। और सामने वाला जो ग्लास है ना उसके ऊपर भी अच्छे खासे छींटे थे, तो बस उसको भी मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। और अब मेरा जो चूल्हा था ना वो खाना पकाने के लिए रेडी था। बस अगर ये सब चीज़ें साफ़ होती है ना तो खाना पकाने में भी बड़ा मज़ा आता है। अगर गंदा हो ना तो बड़ा टेंशन होता है। इवन अयान भी अक्सर किचन में आता है ना तो मैं इसको यही बोलती हूँ, यार चूल्हे से दूर रहा कर भाई, तू कुछ भी गिरा देगा ना मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा खाना वाना पकाने में। तो आज है ना चने की चाट बनाने का दिल था, और इसके लिए मेरे पास है ना बॉइल्ड चिक पीस पड़े थे। ये ऑफ़र में मुझे मिल गए थे बॉक्सेस, तो मैंने 3-4 ले लिए थे। आई थिंक 4 का ही पैक था तो मैं ले आई थी। और ज़्यादा आसानी ये थी कि ये चने उबले हुए होते और बहुत मज़े के उबले हुए होते। तो बस इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि इसके अंदर केमिकल होता है ना, तो उसको वॉश कर लिया था। साथ साथ मैंने चिकन को वॉश कर लिया था, क्योंकि चने की चाट और कढ़ाई बनाने का इरादा था, और साथ साथ पराठे। बस दैट्स इट, आज की इफ्तारी में सिर्फ यही था। तो बस सबसे पहले जो है ना मैंने सारी तैयारी कर ली थी। मतलब सबसे पहले मैं जो है टमाटर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी, जो कि मुझे नीड थी चाट के लिए। और अब जो बारी थी ना वो थी कढ़ाई के लिए टमाटर कट करना। तो बस कढ़ाई के लिए मैंने क्या किया कि एक टमाटर लिया, उसके तकरीबन 4-4 या 6-6 पीस कर लिए थे, जो मैं कढ़ाई में यूज़ करूँगी। और अब जो बारी थी ना वो थी अनियन को चॉप करने की। तो बस हाथों से ही मैं इसको मतलब नाइफ़ से ही कर रही थी, मैंने इसके लिए मशीन नहीं निकाला था। 1 मीडियम साइज़ का जो अनियन था ना उसको लेके मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। और इसके बाद जो बारी थी ना वो थी हरी मिर्चों की, और हरी मिर्चों को भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया था हाथों से ही। अब कढ़ाई में तेल डाल दिया था, थोड़ा सा तेल ज़्यादा रखा था क्योंकि मुझे चिकन को है ना फ्राई करना था। और अगर थोड़ा सा तेल ज़्यादा नहीं होता है ना फिर चिकन अच्छे से फ्राई नहीं होता है। और इसके अंदर मैंने चिकन के साथ साथ 1 टेबल स्पून तक, मतलब 1 टेबल स्पून नहीं सॉरी 1 टीस्पून तक सॉल्ट ऐड कर दिया था, और अच्छी तरह से चिकन को फ्राई किया था जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं हो गया था। इसके बाद ना जो मैंने बड़े वाले पीस कट किए थे ना टमाटर के, उसको इस तरह से मैं रख दूँगी। यूजुअली आप लोग कढ़ाई बनाते हो तो आई थिंक ऐसे ही बनाते होगे, बट ये मेरा अपना तरीका है, मैंने यूट्यूब से ही सीखा है इसको। और रख कर मैंने इसको ढक के तकरीबन 7-8 मिनट के लिए छोड़ दिया था। साथ साथ अब बारी थी चनों को बनाने की। तो चने बनाने के लिए मैंने थोड़े से चने हाथों से ही मैश कर लिए थे, और पैन के अंदर जो है ना मैंने ऑयल को स्प्रे किया। मतलब आप 1 टेबल स्पून तक ऑयल ले सकते हो, और उसके अंदर ना 1 टीस्पून तक अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। जब पेस्ट हल्का सा फ्राई हो जाएगा ना अच्छी तरह से, तो उसके अंदर में ये जो चने हैं ना बॉइल्ड वाले वो ऐड कर दूँगी। बस चम्मच से इस अदरक लहसुन में थोड़ा सा इसको मिक्स किया, फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। जब पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ना तो इसके अंदर मैंने कुटी हुई मिर्ची, लाल मिर्ची पिसी हुई जो होती है वो, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा जो स्टीम रोस्ट मसाला है ना वो ऐड किया था, और साथ साथ थोड़ा सा नमक डाल के इसको कुक होने के लिए छोड़ दिया था, ताकि जो पानी बॉईल होगा ना उसमें ये सारे मसाले बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे।
और इतनी ही देर में मेरे जो टमाटर थे ना, इसके ऊपर के जो छिलके थे ना, वो ऑटोमेटिकली अलग हो गए थे। बस मैंने इन सारे छिलकों को निकाल लिया और इसके बाद ना इसके अंदर मैंने कटी हुई हरी मिर्चें बस लंबी लंबी दो दो टुकड़ों में काट ली थी, थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड की थी और अच्छी तरह से ये जो चिकन का मसाला था ना, उसको बहुत अच्छी तरह से फ्राई होने के लिए, मतलब कुक होने के लिए छोड़ दिया। अब मैं इसको ढक दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। इतनी देर में क्या होगा कि मेरा चिकन भी सॉफ्ट हो जाएगा और जो मसाला मैंने अभी ऐड किया है ना, लाइक मसाला, मिर्ची और ब्लैक पेपर, वो भी अच्छी तरह से भुन जाएगा। अब जो मसाला पकने के लिए मैंने चने रखे हुए थे ना, ऑलमोस्ट वो सारा कुक हो गया था। तो मैंने इसके अंदर जो अपना कॉर्नफ्लावर है ना, वो 1 टेबल स्पून लिया, पानी में ऐड किया और उसको घोल लिया। बट इससे पहले मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के जो है इमली का पल्प है ना, वो डाला था। मेरे पास रेडीमेड था शान का, आप लोग चाहो तो घर में भी हम लोग बनाते ना, वो भी बना के डाल सकते हो। और जो मैंने कॉर्नफ्लावर बनाया था ना, ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून तक, उसका जो पानी है ना, मैंने आधा ही यूज़ किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक हो रहा था। तो मैंने थोड़ा सा ही यूज़ किया, जितनी थिकनेस की मुझे नीड थी। बस उसमें थोड़ा सा और पानी ऐड किया। वो इसलिए किया क्योंकि कॉर्नफ्लावर अगर पकेगा नहीं ना, तो उसकी स्मेल आएगी। तो थोड़ा पानी ऐड करके मैंने इसको फिर कुक करने के लिए छोड़ दिया था, ताकि जो कॉर्नफ्लावर है ना, वो भी अच्छी तरह से पक जाए और उसकी स्मेल निकल जाए। और अब बारी थी रोटी बनाने की। तो रोटी बनाने की तो मुझ में रमज़ानों में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है। तो मैंने क्या किया था कि जो फ्रोज़न रोटी या फ्रोज़न पराठे हैं ना, वो मंगवा लिए थे। ये था होल व्हीट पराठा और मालाबार, आई थिंक यही ब्रांड है या आईडी का है, मुझे एग्जैक्टली ब्रांड नेम याद नहीं है। लेकिन इसके पराठे इतने कोई मज़े के हैं अगर हम होल व्हीट लेते हैं तो। वैसे तो इसके जो वो दूसरे मैदे वाले हैं ना, वो भी बहुत अच्छे, लेकिन होल व्हीट पराठा अगर हम बना के खाते हैं ना, तो आप यकीन करें ऐसा लगता है कि हमने बिल्कुल घर के पराठे बनाए। आप लोग अगर दुबई में हो ना, तो बिल्कुल ज़रूर ज़रूर 100% रिकमेंडेशन है, आप ट्राई कीजिएगा। बस जितनी अकॉर्डिंग टू हम लोगों को नीड थी ना, हम 3 लोग हैं, तो उसके हिसाब से मैंने रोटी बना ली थी। अयान को तो बस सिर्फ समझो टेस्ट करने के लिए ही था। बाकी मेरे और दानियाल के लिए मैंने तकरीबन 2-2 रोटियां बना ली थी। और कढ़ाई भी अब ऑलमोस्ट रेडी थी, लेकिन इतना ज़्यादा ऑयल था कढ़ाई में, क्योंकि जो मैंने चिकन फ्राई किया था ना, उस वक्त मैंने डाला था, तो उसको मैंने रिमूव कर लिया। अब चनों को ना मैं 2 प्याले में इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि दानियाल जो है वो प्याज बिल्कुल भी नहीं खाता है। तो एक बोल में मैंने अपने और अयान के लिए निकाला और एक बोल में मैं दानियाल के लिए बना रही थी। तो जो अपना वाला बोल था ना, उसमें मैंने टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया, ये सारी चीज़ें भर भर के ऐड की थी। और दानियाल के लिए टमाटर, हरी मिर्ची और हरा धनिया, बस दैट्स इट, यही ऐड किया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना रेडी था, जो हमारी इफ्तार थी वो रेडी थी। अल्लाह ताला इस रमज़ान की बरकत से सबके दस्तरखानों को वसी करे और जो हालात चल रहे हैं ना दुनिया के, उनमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आए। आमीन सुम आमीन। सब अपने अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान के साथ रहे। हमें भी इस वक्त आप लोग की दुआओं की बहुत ज़रूरत है, तो मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।